नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक भंवरनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की हर खरीद पर चांदी का मंदिर मुफ्त, एडवांस बुकिंग पर चांदी का पेन मुफ्त। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडीह आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। शक्ति की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र गुरुवार से प्रारंभ हो गया। शारदीय नवरात्र के पहले दिन माता के पहले रूप शैलपुत्री की उपासना की गई। इस दौरान घर घर में जहां कलश स्थापना कर मां दुर्गा की पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई, वहीं देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। गौरतलब है कि शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां दुर्गा का दरबार सज चुका है और भक्तों ने भी उस दरबार की तरफ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, गाते हुए अपने कदम बढ़ा दिए हैं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन नगर स्थित सभी देवी मंदिरों में माता के भक्तों ने शीश झुकाए और विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। पर्व का उल्लास देखा जाए तो वह घर घर में नजर आया। घर खुद मंदिर बन गए, उनमें कलश स्थापना कर परिवार के हर सदस्य माता की उपासना में लीन हो गए। नगर मां के रंग में रंग गया और मंदिरों के घंटों की पवित्र ध्वनियां दूर दूर तक लोगों के कानों में पड़ने लगी। गुरुवार को नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ अहले सुबह से ही उमड़ने लगी और मां की एक झलक पाने के लिए हर कोई बेताब दिखा। प्रचलित परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार एक वर्ष में 2 बार शक्ति की आराधना का महापर्व नवरात्र पड़ता है, आश्विन मास और चैत्र मास में। आश्विन मास के नवरात्र को शारदीय नवरात्र और चैत्र मास में पड़ने वाले नवरात्र को बासंतिक नवरात्र कहा जाता है। आश्विन और चैत्र महीनों को शास्त्रों ने यमदृष्ट की संज्ञा दी है, क्योंकि ये महीने प्राणियों के लिए महान कष्टदायक होते हैं। मौसम में बदलाव के संकेत से इसका सहज अनुमान भी लगाया जा सकता है। ऐसे में शारदीय नवरात्र के व्रत और विधान भक्तों की सुरक्षा करते हैं। गौरतलब है कि नवरात्र में देवी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्र के पहले दिन जगत जननी के प्रथम रूप शैलपुत्री की उपासना का विधान है। शैल यानी पर्वत, पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता का यह नाम शैलपुत्री पड़ा। भक्तों ने नवरात्र के प्रथम दिन देवी के इसी पहले रूप की उपासना की। जहाँ तक रही प्रथम देवी की बात, तो भवानी शैलपुत्री प्रकृति की देवी हैं। प्रकृति स्वरूपा माँ शैलपुत्री पर्यावरण संतुलन की ओर प्रेरित करती है। ऐसे में जगत की समस्त शक्तियों का समावेश जिसमें है, उस शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की उपासना भला कौन नहीं करना चाहेगा। स्वयं शंकर जी ने भी शक्ति की आराधना की थी। क्या करिएगा, माँ की महिमा ही निराली है, तभी तो कहा जाता है कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। नवरात्रि का तो हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ही बड़ा महत्व है और ये नवरात्रि का पहला दिन तो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है हिंदू धर्म के लिए, क्योंकि शरद नवरात्रि चल रही है। शरद नवरात्रि में ऐसा माना जाता है कि जो मतलब कि सृष्टि का मतलब कि
परिवर्तन होना, शरद नवरात्रि में ऐसा कहा जाता है। और माता रानी का 9 रूप जो है हमारे धर्म को और हमारे प्रकृति से और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है। और यहाँ पे जो 9 दुर्गा मंदिर है, यहाँ बहुत ही श्रद्धा से लोग आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, आप 9 दिन व्रत रखती हैं या 6 दिन रखती हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम मैं लास्ट रखती हूँ। और लेकिन हम लोग बहुत श्रद्धा रखते हैं इससे, बहुत। हाँ, कलश स्थापना भी करते हैं और 9 कन्या भी खिलाते हैं और हम लोग हवन भी लास्ट में करते हैं। शारदीय नवरात्र का आरंभ हुआ है। इस प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। बस यही माता रानी का पट खुलने के बाद भक्तों का रेला उमड़ पड़ा था और बहुत दूर दूर से लोग आए थे आज का श्रृंगार देखने के लिए, माता रानी का दर्शन करने के लिए। और सभी लोग दर्शन प्राप्त करके लाभान्वित हुए। माता रानी की ऐसी कृपा उन लोगों के ऊपर बरस रही थी कि सभी लोग हर्षित मन से मंदिर के प्रांगण से बाहर गए। हाँ, जो नवमी और अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ जा रहा है, लेकिन जिनको माँ निशा की पूजा करनी है वो अष्टमी 10 तारीख को ही वो व्रत रहेंगे। लेकिन क्योंकि अगर नवमी में वो करेंगे तो फिर आप दूसरे दिन दशमी लग जाएगा, तो दशमी में जो है वो इनको नवमी फिर मिलेगा नहीं, तो हवन वगैरह नहीं हो पाएगा। इसलिए नवमी जो है, अष्टमी नवमी को एक ही दिन वो किया जा रहा है। और जिनको महानिशा पूजा करनी है यानी शाम की जिनको पूजा करनी है, वो अष्टमी का जो है वो एक दिन पहले यानी 10 तारीख को वो करें। 9 दिन माता रानी के 9 रूपों का दर्शन मिलता है और 9 दिन का व्रत रखने से मनोवांछित परिणाम उसके मिलते हैं और जो उनकी कामनाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, वो माता रानी उसे पूरी करती हैं। व्रत तो व्रत है, जो 9 दिन का व्रत सभी लोग रहते हैं। उसमें बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि पहले दिन रहते हैं और फिर अष्टमी को रहते हैं। उसके बाद नवमी में हवन होता है, फिर कलश स्थापना भी होती है। तो कलश स्थापना करके घर पे लोग माता रानी का आवाहन करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र में 26 सितंबर की शाम गन्ने के खेत में युवती से 4 युवकों ने रिवाल्वर दिखाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसके हाथ पैर को भी बांधकर उसे मारा पीटा। पीड़िता की मां ने थाने पर शिकायत की तो पुलिस ने नहीं सुनी। पीड़िता की मां ने इसे लेकर मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजा है। साथ ही महाराजगंज थाने की पुलिस पर भी आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रभाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। महाराजगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली मां ने बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मां ने बताया कि वह समूह की सदस्य है। समूह के कार्य से 26 सितंबर की शाम बाहर गई थी। उसी दौरान गांव के ही कुछ लोग उसकी मड़ी में घुसे और पुत्री को असलहे के बल पर अपहरण कर ले गए और खेत में ले जाकर उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। जब वह घर पहुंची तो बगल में खेत में बेटी बेहोश हालत में मिली। उसके हाथ पैर बंधे थे, कपड़ा फटे हुए था। पीड़िता की मां और गांव के लोग पुलिस के 112 पर कॉल किए लेकिन नहीं लग रहा था। थाने पर सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और पूरी घटना को देखा। इसके बाद जब वह मुकदमा पंजीकृत कराने गई तो पुलिस आरोपियों के प्रभाव में आकर खुद प्रार्थना पत्र लिखवाकर दूसरी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। पीड़िता ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। युवती का इलाज इस समय जिला महिला अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर विनय सिंह यादव ने बताया कि सीएचसी महाराजगंज में युवती का मेडिको लीगल हुआ, जिसमें उसके शरीर में 6 चोटें दर्शाई गई। कहा कि अगर रेप की शिकायत की जाती है तो थाने पर एफआईआर होने के बाद पुलिस के कहने पर मेडिकल कराया जाएगा। मामले में युवती की मां ने ग्रामीणों के साथ गुरुवार के दिन पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर रेप का मुकदमा दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में
एसपी ग्रामीण चिराग जैन बताया कि 26 सितंबर को महाराजगंज थाने पर एक महिला ने तहरीर दी कि पैसे के लेन देन को लेकर एक व्यक्ति चंद्रशील मौर्य ने उनके साथ मारपीट की है। इस सूचना पर तत्काल तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में SC/ST अभियोग भी लगाया गया। विवेचना CO सगड़ी द्वारा की जा रही है। विवेचना के क्रम में जब लड़की को बयान के लिए बुलाया गया तो लड़की ने बताया कि मेरे साथ गैंगरेप और अपहरण जैसी घटना हुई है। इस विवेचना के क्रम में CO सगड़ी को निर्देशित कर दिया गया कि इनका बयान कोर्ट के माध्यम से करा के जो भी तथ्य प्रकाश में आए उसके आधार पर विधिक कार्रवाई करें। लड़की का मेडिकल कराकर जो भी साक्ष्य मिले उसके आधार पर कार्रवाई करें। बिटिया के साथ हमारे घटना घटी है 26 तारीख को 3:30 बजे। बारिश बहुत काफ़ी पड़ रही थी। कोई मड़ई में बकरी बांध रही थी। मड़ई में सन 4 लोग, वो गन्ने के खेत बगल में, कोई वो खेत में सन निकले गन्ने खेत से, और 4 लोग मुंह पकड़ करके उनका उठा ले गए गन्ने के खेत में ले जा करके। और उनको जो है संगे बहुत बदतमीजी की है, छेड़ाखानी की है। बाकी कपड़ा वपड़ा तहस नहस कर दिए। रिवाल्वर के साथ उनको बहुत बेरहमी से सिंदूर उंदूर सब कुछ पहना दिया। हाथ पैर मुंह बांध के उनको कोई गन्ने खेत में ले जाके फिर उसके बाद लेके भाग रहे थे। बोले, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर किसी से कहोगी अपने घर वाले को, तुमको तुम्हारे घर वाले को ख़त्म कर देंगे जान से। कौन लोग हैं वो? चंद्रशील मौर्य आगाकार है। चंद्रशील मौर्य विजय बहादुर मौर्य पुत्र है। उसी के लड़के को पहचान गई है। मुंह उसका खुला था, बाकी 3 लोग का मुंह बंधा रहा है। यही हमारे साथ घटना हुई है। तो बिटिया किस क्लास में पढ़ती है? कितने साल उम्र है इसकी? उसकी सन 2004 20 साल की है। 20 साल की है। हाँ। पढ़ती है? नहीं, हमारे बेवंत नहीं, हम गरीब परिवार हैं, बेसहारा, हमारे पास कुछ नहीं है। शिकायत 112 जब हम लोग को जानकारी मिला तो बिटिया हमारी वहाँ मुर्दा होके पड़ी थी। तो पुलिस को सूचना 112 पे डायल किया, वो बंद बताया। फिर स्वयं कोतवाल साहब के फ़ोन किए तो कोतवाल साहब अपने खुद गए हैं मौके पे, वहाँ देखे हैं, लेके गए हैं। हमारे साथ कोई नहीं, खाली हमारे साथ हमारी जेठान हमारी बिटिया को लेकर के हम लोग गए थे। एक हमारे गांव का देवर था, वो गए थे। उसी के बाद ये लोग अपने मर्जी, हम लोग तो घबरा के, हम लोग तो खुद एकदम बेहोशी हालत में, लड़की हमारी मर गई है कि जिंदी है। तो वहाँ लेकर के गए, सीधे थाने पे नहीं गए हैं। फिर वहाँ गए हैं महाराजगंज ब्लॉक पे। ब्लॉक से वहाँ एडमिट कराएं कि नहीं कराएं वो हमको नहीं पता, हम खुद घबराई हुई थी। उसके बाद अब वहाँ हम अपनी बिटिया का हालत खाली देख रहे कि लड़की हमारी जिंदा है कि मर गई है। तो कपड़ा वहाँ चादरा वदरा सब दूसरे घर से आया तो लपेट करके हम लोग उसको सुखवा रहे थे, लेकिन लड़की को हमारी बेहोशी हालत में पड़ी थी। तो यहाँ आए हैं, पहले वहाँ थाने पर गए हैं और थाने पर से हमको वहाँ सदर हॉस्पिटल भेजा गया है CT स्कैन के लिए और सोनोग्राफी के लिए। तो सोनोग्राफी या CT स्कैन का डॉक्टर नहीं है वहाँ। फिर यहाँ लोग भेजे, हमारी लड़की का दिन पे दिन स्थिति गड़बड़ हो रही है। एडमिट नहीं ले रहे थे? एडमिट कोई नहीं ले रहा है। क्या बोले सदर वाले? सदर वाले बोले हैं कि हम CT स्कैन और सोनोग्राफी वाला डॉक्टर नहीं है, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, यही हमको बस भुलवावा दे रहे हैं। क्या बोले, यहाँ क्या कह रहे थे? महिला हॉस्पिटल वाली बोली हैं कि जब तक यहाँ से, डॉक्टर खुद बोले हैं कि जब तक यहाँ रिफर नहीं हमको मिलेगा, रेपिन वाला किडनैपिंग वाला बात है, तो हम यहाँ भर्ती नहीं लेंगे। तो ये बताइए, पुलिस ने मुकदमा रेप का नहीं दर्ज किया? नहीं, रेप वोप का कुछ नहीं। एक घटना पूरा जो हमारे साथ घटी है उस दिन, उस घटना के बारे में कुछ नहीं लिखी है न क्या मुकदमा दर्ज किया? मारपीट का खाली दर्ज किया? मुकदमा हमसे कुछ न पूछा गया है। लड़की बेहोशी हालत में घबराई हुई थी, ओके जैसे बोतल लगवाए थे, और जब थोड़ा सा उसको होश तनी होश जब आ जाती है तो अपने मर्जी से क्या कोतवाल साहब अंदर हम जा रहे थे तो हमको बोले कि तुम मत आओ। क्या चाहती हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं और न्याय हमको मिलना चाहिए। हम गरीब परिवार से, जो चंद्रशेखर आरोपी है, उनका लड़का है, वो किसी नेता का करीबी है क्या? अब हमको ये नहीं पता है
अब वो जब मुलजिम पकड़ा जाएगा वही बताएगा। हमारा यही कहना है कि हमको इंसाफ चाहिए, हमको न्याय दिलाइए, हमारे परिवार को सुरक्षा चाहिए बस। देखिए, इसका पेपर सामने है। ये CSC महाराजगंज पे मेडिको लीगल हुआ है इस बच्ची का, ठीक है। और ये इस पे 5-6 चोटें लिखी गई हैं, जिसमें एब्रेजन है, कंप्लेन ऑफ पेन है। और महाराजगंज के मेडिकल ऑफिसर ने इसको रिफ़र किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए। कहीं से भी ये महिला अस्पताल में रिफ़र नहीं की गई है और नहीं कोई सेक्सुअल असॉल्ट की इसमें कोई चर्चा है, ठीक है। तो महिला अस्पताल की ये न रेफरेंस केस है और न ही है, अनमैरिड लड़की है। अब किसी कारण से महिला अस्पताल में आ गई, क्योंकि वो एक मनुष्य है और उसको कोई प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ आ गई। वो पेन ऑफ एब्डामेन करके है, तो हम लोगों ने उससे इलाज करते। लेकिन हमारे यहाँ रिक्विजिशन न पुलिस का है और ना ही इस डॉक्टर ने हमें रिफ़र किया है। तो मेडिको लीगल के पर्पज़ से तो हमारे यहाँ रिफ़र नहीं, पेशेंट के पर्पज़ से हमारे यहाँ है। उस पेट के एब्डामेन बता रही, पेट में दर्द बता रही है, हमारे डॉक्टर ने देख लिया, उसका इलाज कर रहा है। तो अगर ये लिख के शिकायत देते हैं या पुलिस कहती है तो बिल का मेडिकल किया जाएगा। किसी तरह की यदि बात रेप की होती है, सेक्सुअल असॉल्ट की होती है, तो एक एप्लीकेशन थाने पे दी जाती है, वहाँ से एक FIR के बाद जनरेट होती है और पुलिस एक रिक्वेशन देती है कि साहब इसके साथ ये चीज़ हुई है और आप इसकी आंतरिक और ये जांच करके हमें कराइए। वो आता है तो हमारी महिला जो डॉक्टर वो करती है, करा कर उसको रिपोर्ट दिया जाता है। देखिए, दिनांक 26 सितंबर 2024 को थाना महाराजगंज पर एक महिला ने आकर ये तहरीर दी कि उसकी पैसे के लेन देन के संबंध में एक व्यक्ति हैं चंद्रशील मौर्य, उनके द्वारा मारपीट की गई है। जिस सूचना पर तत्काल तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मुकदमे में विवेचना क्योंकि SC/ST अभियोग भी लगा है उसमें, तो उसकी विवेचना CO सगड़ी द्वारा की जा रही है। विवेचना के क्रम में जब लड़की का बयान के लिए बुलाया गया तो उसने बताया कि मेरे साथ गैंग रेप और अपहरण जैसी घटना हुई है। इस विवेचना के क्रम में ही CO सगड़ी को निर्देशित कर दिया गया है कि इनका बयान कोर्ट के माध्यम से कराकर जो भी तथ्य प्रकाश में आए उनके आधार पर विधिक कार्रवाई करें, लड़की का मेडिकल कराएं और जो भी साक्ष्य मिले उसके आधार पर कार्रवाई करें। सर, आरोप किस पे लगा रही है? आरोप उसी व्यक्ति पर लगाई है जिसके साथ लेन देन है और जिसके लिए पुरानी जो तहरीर है उसमें मारपीट की बात दी थी। उसने बताया कि उसके साथ गैंगरेप की घटना भी कारित की गई है। अभी लालगंज कस्बे में राष्ट्रीय ध्वज में कूड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसे संज्ञान में लेते हुए ADM प्रशासन ने मजिस्ट्रेट को इसकी जांच सौंपी है। रानी की सराय ब्लॉक परिसर में तिरंगा लहराने के लिए एक बड़ा पोल लगाया गया है। इस पर हर समय तिरंगा फहराता रहता है। 2 दिन पूर्व सोशल मीडिया पर इस तिरंगे की एक वीडियो वायरल हो गई, जिसमें देखने में आ रहा है कि तिरंगा फटा हुआ है, जबकि ब्लॉक परिसर में कई जिम्मेदार अधिकारी बैठते हैं, लेकिन उनका ध्यान इस ओर से नहीं गया। जब उन्हें इसकी जानकारी हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। ब्लॉक के सामने लकड़ी का व्यवसाय करने वाले व्यापारी ने बताया कि जब से झंडा लगा है तभी से फट गया था। झंडा लगे 2-3 महीना हो चुका है, लेकिन फटे झंडे का ध्यान किसी ने नहीं दिया। उन्होंने मांग किया कि झंडा बदलकर नया लगाया जाए। अरे जब से लगा तब से फटा हुआ है। कब से फटा हुआ है? काफी दिन से, लगभग कितने दिन से? अरे 2-3 महीने से ऊपर हो गया फटे। बदलाया नहीं? नहीं। कलर भी इसका जा रहा है, सब कलर वलर सब चला गया है। ये हमारे राष्ट्र ध्वज गौरव है, देश का प्रतीक है, इस पे आप क्या कहेंगे? अरे नया लगना चाहिए, यही कहेंगे और क्या कहेंगे भाई। इसकी जानकारी जब ADM प्रशासन राहुल विश्वकर्मा को हुई तो उन्होंने इसकी जांच कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच मजिस्ट्रेट को करने का निर्देश दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ताकि अभी आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि ये एक वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है कि ब्लॉक रानी की सराय में एक फटा हुआ झंडा फहर रहा है। तो इस संबंध में जांच करने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट को आदेशित कर दिया गया है। जांच करके इसमें फ्लैग कोर्ट के हिसाब से कार्रवाई कराई जाएगी।
गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामवासियों के सहभागिता से ग्राम पंचायत के कार्य योजना तैयार किए जाने के लिए अभिसरण आधारित गहन सहभागी नियोजन अभ्यास जिले में शुरू कर दिया गया है। इसके माध्यम से गांव का विकास होगा। नियोजन अभ्यास की प्रक्रिया जिले में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगी, जिसके लिए जिले की ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत नियोजन दल के सदस्यों का गठन किया गया है, जो नियोजन प्रक्रिया से ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण करेंगे। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत नियोजन दल को ब्लॉक संसाधन दल द्वारा ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनाकर प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि ग्राम पंचायत नियोजन दल सघन सहभागी नियोजन अभ्यास की कार्रवाई गांव में कर सकें और वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य योजना ग्रामवासियों की सहभागिता से तैयार की जा सके। सघन सहभागी नियोजन अभ्यास का उद्देश्य सभी अति संवेदनशील परिवारों के लिए रोजगार की मांग का अनुमान लगाना एवं व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संपत्ति की आवश्यकता के लिए योजना तैयार करना है। इस अभ्यास के माध्यम से योजना बनाने प्रक्रिया में ग्रामवासियों की भागीदारी को बढ़ाना है। गांव के समग्र विकास हेतु आवश्यक है कि नियोजन दल के प्रक्रिया में ग्रामवासियों की सहभागिता बनी रहे। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामवासियों के आजीविका के स्तर को बढ़ावा देकर कौशल विकास के लिए प्रेरित किया। जिलाधिकारी के मुताबिक सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत यह कार्यक्रम होगा। इसका उद्देश्य देश की सभी पंचायतों में भागीदारी योजना को बढ़ावा देना और पंचायत विकास योजनाओं को समय पर तैयार करना है। सबकी योजना सबका विकास अभियान से गांवों का विकास होगा। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली परिसर में बुधवार शाम को आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक एसडीएम सगड़ी नरेंद्र कुमार गंगवार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में रामलीला, नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा, धनतेरस, दीपावली आदि त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्वक ढंग से मनाने की अपील की गई। इस दौरान बाजार वासियों ने बिजली की समस्या को लेकर मुद्दा उठाया कि बहुत सी जगहों पर विद्युत तार नीचे लटक रहे हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं आश्वासन दिया गया कि उसको दुरुस्त करा लिया जाएगा। इस दौरान एसडीएम नरेंद्र कुमार गंगवार ने कहा, दुर्गा पूजा अन्य त्योहार शांतिपूर्वक ढंग से आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। त्योहार आपसी भाईचारे का संदेश देता है। इस दौरान आगे उन्होंने कहा, अफवाहों पर ध्यान ना दें। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती है, आवागमन में व्यवधान नहीं होना चाहिए। यातायात सुचारू रूप से चलना चाहिए। जहां पर पूजा पंडाल हो वहां पर अग्निशमन यंत्र रखा जाए। साउंड की आवाज धीमी होनी चाहिए ताकि किसी को परेशानी ना हो। रामलीला मंचन में शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। रावण दहन के दौरान सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोतवाली प्रभारी विवेक पांडे ने बताया, त्योहार को शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। पूजा कमेटी द्वारा वॉलंटियर बनाकर व्यवस्था को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में अपील की। हर पूजा पंडाल पर पुलिस बल भी तैनात की जाएगी, जो आप लोगों का सहयोग करेंगी। यदि कोई समस्या हो तो अवगत कराएं। बिजली तार के नीचे पंडाल न बनाएं और मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित न करें। अराजक तत्वों की ओर से पर्व में खलल पैदा करने की कोशिश की गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्षेत्र में कहीं भी अराजकता फैलाने की संभावना हो तो तत्काल सूचना दें, जिससे समय रहते अराजक तत्वों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सके। पुलिस क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र में कुल 52 जगहों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित होती है। 13 जगहों पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। 10 जगहों पर रावण दहन का आयोजन होता है।
दशहरा मेले को सकुशल संपन्न कराने की अपील की। इस मौके पर जियनपुर कोतवाली प्रभारी विवेक पांडे, प्रधान जयराम सिंह पटेल, रविंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र मिश्र, जसवंत सिंह, हिमांशु जायसवाल, सुनील सोनी, विशाल रावत सहित पूजा कमेटियों और रामलीला समिति के लोग मौजूद रहे। आज जो दुर्गा पूजा है और दशहरा का कार्यक्रम है होने हैं, जो कोतवाली जियनपुर के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं उसके संबंध में पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें मैंने कोतवाल साहब हैं और जो भी पुलिस विभाग से संबंधित जो एरिया हल्के के इंचार्ज हैं और जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो आयोजक हैं, उनके साथ बैठक की गई है। इस बैठक में जो शासन के आदेश निर्देश हैं उसके संबंध में जो भी आयोजक हैं उनको बताया गया है और बताया गया है कि कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के ना कराएं और जो आयोजन है वो इस तरीके शांतिपूर्वक करें ताकि किसी को भी आने जाने में या किसी अन्य प्रकार की समस्या ना हो। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लोगों को यही संदेश है कि अपना उत्तरदायित्व समझकर और जो जिम्मेदारी से जो भी आयोजन है करें ताकि किसी को भी किसी प्रकार की समस्या न हो। किसान हितों से जुड़े 12 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश किसान सभा ने गुरुवार को डीएम कार्यालय के समीप रिक्शा स्टैंड पर धरना दिया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर किसान हित में आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग किया। इसके पूर्व सभा ने डीएम कार्यालय परिसर के बाहर घेराबंदी की और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया। प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि वर्तमान में केंद्र व प्रदेश सरकार का कार्य केवल पूंजीपतियों के हित में हो रहा है, जबकि किसान हित में आज तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इसी का नतीजा है कि किसान, मजदूर, बेरोजगार, छोटे व्यापारियों के विरोध में सरकार काम कर रही है। किसानों के लिए सरकार का रुख हिटलर शाही वाला है, जबकि पूंजीपतियों के साथ बड़ा दिल रख रही है। आज किसान, युवा, महिला सभी वर्ग का शोषण किया जा रहा है। मंत्री गुलाब चंद्र मौर्य ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर खिरी लखीमपुर मृतक किसानों के परिवार को मुआवजा दिया जाए, एमएसपी की कानूनी खरीद की गारंटी दी जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू किया जाए, किसानों के सभी तरह के कर्जे माफ किया जाए, 10,000 बुढ़ापे की पेंशन सभी किसानों को दिया जाए, किसानों को पानी, बिजली मुफ्त दिया जाए, गन्ने का दाम 500 रुपए प्रति कुंतल किया जाए, जंगली पशुओं व आवारा पशुओं से फसलों को बचाया जाए, बाढ़ सूखा का स्थायी हल निकाला जाए, किसानों को सस्ते में खाद, बीज, कीटनाशक उपलब्ध कराया जाए, विदेशी कंपनियों का कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप बंद किया जाए। जिला उपाध्यक्ष जियालाल ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाकर सरकार को किसान हित में कार्य करने के लिए विवश करना होगा। किसानों के देश में किसानों को उपेक्षित और पूंजीपतियों को संतुष्ट करने की व्यवस्था देश को खोखला कर रही है, जिसके कारण सरकार की व्यवस्था पर लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहा है। देश में अखिल भारतीय किसान सभा हर जिला मुख्यालयों पर मांग पत्र धरना कर रही है, जुलूस के माध्यम से, धरने के माध्यम से या बैठ करके। चूँकि खिरी लखीमपुर में 3 तारीख को ही 4 किसान मारे गए थे टोनी के द्वारा और वो नामजद मुलजिम आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। गृह मंत्री थे, अब जनता ने हरा भी दिया और किसान अभी भी 3 किसान जेल में हैं। हम लोगों की पूरे देश स्तर पर मांग है कि जो किसान मरे हैं उनको तत्काल रिहा किया, उनके परिवार को किया जा, किसानों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, चूँकि सरकार के केंद्रीय मंत्री द्वारा गाड़ी चढ़ा करके मारा गया है और जो लोग मुलजिम हैं उनको जेल भेजा जाए। ये केंद्रीय सरकार आज भी उनको बचा रही है, प्रदेश सरकार बचा रही है। दूसरा है कि जो सरकार ने 3 किसान विरोधी बिल वापस करते समय वादा किसानों से किया था कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, हम जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग एक ही किसानों के लिए अब तक बना था। एक रफ़ी अहमद किदवई ने गन्ना के सवाल पर बनाया था, दूसरा ये आयोग बना था स्वामीनाथन जिसमें अतुल कुमार अंजान भी थे और लोग थे। एक ही किसान प्रतिनिधि था अतुल कुमार अंजान, जो उन्होंने किसानों की बात कहा, आज तक ये सरकार लागू नहीं किया। झूठा वादा किया कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की एक रिपोर्ट भी लागू नहीं किया, जबकि उसमें लिखा हुआ है कि एमएसपी की गारंटी
MSP का मूल्य दिया जाएगा C2 प्लस 50%। C2 प्लस 50%। ये किसानों के दाम बहुत ही, आज किसानों की लूट हो रही है। जिस नदियों में बाढ़ आ रही है, लोग तबाह हो रहे हैं, घर कट रहे हैं, उन्हीं से निकली हुई नहरों में पानी नहीं आया। हमारे ज़िले में चाहे शारदा सहायक हो, चाहे सरजू नदी नहर हो, सगड़ी में 5 बार बाढ़ आई है। करोड़ों रुपया DM और सरकार ने खर्च किया, लेकिन सगड़ी में निकलने वाली नहर में, मेन नहर में पानी नहीं आया। साइड नहर तो बतिए छोड़ दिए, किसान के धान तबाह हो गए, फसल। हम लोग चाहते हैं कि नहरों में पानी दिया जाए। काशी इलेक्ट्रिक त्योहारों पर लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं ई-रिक्शा खरीदने का सुनहरा अवसर। स्कूटर की रेंज 49,999 रुपए से शुरू। नवरात्र, दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली की हर खरीद पर एक चांदी का मंदिर मुफ्त। एडवांस बुकिंग करने पर चांदी का पेन मुफ्त। ऑफर सीमित समय के लिए RTO रजिस्टर्ड एवं लो स्पीड मॉडल उपलब्ध। हमारा पता काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। ए विंग्स ऑफ काशी गोमती ग्रुप। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।